हेलो बच्चों, कैसे हो सब आप लोग। फिजिक्स नीट यूनिट नंबर 1 में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 9, लेक्चर नंबर 8 तक हमने बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में पढ़ लिया था और उसका जो यूज़ था, एक फर्स्ट जो यूज़ हमने पढ़ा कि आपको अगर यूनिट में कन्वर्जन करना हो तो उसमें किस तरीके से अपन कन्वर्जन कर सकते हैं। और हमने कुछ बढ़िया बढ़िया से प्यारे प्यारे से कुछ एग्जाम्पल लिए थे, क्वेश्चंस लिए थे। ठीक है, मॉड्यूल में क्वेश्चंस काफ़ी सारे दे रखे हैं तो आप मॉड्यूल से क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिए बेटा। नेक्स्ट यूज देखते हैं अपन, ठीक है, जल्दी जल्दी नेक्स्ट यूज पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। तो फर्स्ट यूज क्या था, यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन कैसे करना है, ठीक है। तो यूनिट जो भी है लिखी होगी और आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है। तो जैसे 1 kg है तो 1000 ग्राम लिख दो, है ना। इस तरीके से आप कन्वर्ट करके इजीली आप न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो बेटा। तो कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बड़े प्यारे से सिंपल से क्वेश्चन बन जाते हैं और एग्जाम में आते हैं नीट के अंदर, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है करेक्टनेस, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला से अपन को मतलब ये पता लग जाता है कि फॉर्मूला करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा बहुत आसानी से, ठीक है। अभी मैं जैसे एग्जांपल करवाऊंगा आपको करेक्टनेस पर बेस्ड। तो कोई भी इक्वेशन है फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भैया डायमेंशनल जो डायमेंशंस होंगी या जो डायमेंशन होगी वो सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अगर डायमेंशन सेम है इसका मतलब फॉर्मूला सही है, अदरवाइज वो फॉर्मूला गलत है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहां लिखा है 2 kg बराबर 200 ग्राम है, सॉरी 2000 ग्राम लिख सकते हो, दोनों बराबर ही तो हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू का तो फर्क है और यूनिट चेंज होगी बस। यहां पर एम के सी ऐसा ही है और यहां पर क्या है, सीजीएस है, लेकिन मीनिंग तो सेम ही है ना, फिजिकल क्वांटिटी तो सेम है। इधर मास है तो इधर भी मास ही है। क्या 2 kg को आप 2000 सेकेंड लिख सकते हो, क्या बराबर लिख सकते हो, नहीं ना, तो ये गलत है। मतलब अगर डायमेंशन अगर अलग होगी ना तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। फिजिकल क्वांटिटी एकदम ही अलग हो गई वो, तो वो आपस में बराबर कभी भी नहीं हो सकती, सही है। 5 डजन जो है 5 रुपीज के बराबर नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर। तो मतलब यूनिट सेम होनी चाहिए, मतलब यूनिट सेम होने का मतलब मीनिंग सेम होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी का। आप इससे ये महसूस कर सकते हो, मीनिंग मतलब फिजिकल क्वांटिटी दोनों तरफ सेम होनी चाहिए, तभी डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला केजी का क्या आएगा, m की पावर 1 मास है, ग्राम का भी क्या, ग्राम भी तो मास ही है, m की पावर 1। क्लियर। तो ये बराबर होना चाहिए। दूसरा, अपन है ना कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको जब ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये ध्यान रखना वो फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। सेम मतलब उनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए। जैसे 10 kg बराबर 15 kg माइनस 5 kg आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 kg में से आपने 5 kg सब्ट्रैक्ट किया है यहां पर, क्या 15 kg में से 5 सेकेंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो क्या, कभी नहीं, गलत हो जाएगा वो। समझ में आई बात। तो मतलब मीनिंग सेम होना चाहिए इन दोनों का भी। ये सब्ट्रैक्शन है, वैसे एडिशन भी हो सकता है। यहां पर 5 kg प्लस 5 kg लिख दूं तो 10 kg आएगा। तो सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला अलग अलग हो गया तो इसका मतलब वो गड़बड़ है, वो सही नहीं है, गलत है वो। इज दैट क्लियर। मतलब अगर अपन प्रॉपरली ऐसा लिखें, ध्यान से देखना आप। अच्छा एक चीज और लिखवा दूं मैं, डिफरेंट डायमेंशनल फॉर्मूला की जो क्वांटिटीज हैं उनका डिवीजन भी हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है, ठीक है। मतलब डिवाइड भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। जैसे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन भी है, डिवीजन भी है, सारा ही कुछ हो रहा है। तो उस पॉइंट को लिखे ना लिखें बात एक बराबर है, कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है। डिवीजन मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन एडिशन में ध्यान रखना, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में भी ध्यान रखना है। जैसे a इक्वल्स टू बी प्लस सी, या प्लस माइनस लिख दिया सी, या डी भी लगा सकते हो चाहो तो यहाँ पर कुछ भी, चलो डी भी लगा देते हैं या माइनस लगा देते हैं, चलो। तो अगर आपसे कोई कहे कि बताइए ए बी सी डी की डायमेंशन अलग अलग है क्या, नहीं, चारों की डायमेंशन क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहां पर सबकी डायमेंशन क्या है, सेम है। क्लियर। अब जैसे आपसे
नेक्स्ट जैसे a इक्वल्स टू b इंटू सी प्लस डी लिख दिया। अब बताओ अब क्या होगा, किस किस की डायमेंशन सेम है। डायमेंशन की बात करें तो a की डायमेंशन bc के बराबर है, bc और d दोनों की बराबर होंगी आपस में। मतलब b इंटू सी जो है ना, b इंटू सी, उसकी डायमेंशन d के बराबर होनी चाहिए। मतलब ये पूरी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है, इनकी डायमेंशन आपस के बराबर होनी चाहिए और इसकी बराबर मतलब a की इनके बराबर होनी चाहिए। मतलब डायमेंशन ऑफ a जो है वो बराबर क्या होगा, डायमेंशन ऑफ b इंटू सी बराबर क्या होगा, डायमेंशन ऑफ d। समझ गए? हाँ, b और c की बोले तो वो अलग अलग हो सकती है, वो अलग अलग हो सकती है, उसमें कोई दोराई नहीं है। अब जैसे a इक्वल्स टू, जैसे आपसे कहा जाए, पूछा जाए जैसे b माइनस सी अपॉन में d है। अब पूछे तो, अब पूछे तो देखो डायमेंशन, क्या बी और सी की डायमेंशन बराबर नहीं होगी? होगी। सेम फिजिकल क्वांटिटी होंगी दोनों की। ये अगर ये केजी है तो ये केजी होगा, मीटर है तो ये मीटर होगा, ये सेकंड है तो ये सेकंड होगा। समझ में आई बात? ऐसे है, बी और सी की डायमेंशन सेम होगी, मतलब पूरे की डायमेंशन सेम होगी, ये बी माइनस सी की डायमेंशन सेम होगी, मतलब बी और सी के बराबर होगी। अच्छा, ए की डायमेंशन पूछी जाए तो क्या मैं लिख सकता हूं डायमेंशन ऑफ बी बाई डी, मतलब बी की जो डायमेंशन है वो सी के बराबर है। भाई 15 केजी माइनस 5 केजी तो क्या बचेगा? 10 केजी बचा ना, ठीक है, केजी बचा है तो केजी पूरा 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 ऊपर वाला केजी है। फिर बी बाई डी की जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होनी चाहिए? ए के बराबर होनी चाहिए। या मैं लिख सकता हूं डायमेंशन ऑफ सी बाई डी भी लिख सकता हूं, बात एक ही है। या डायमेंशन ऑफ बी माइनस सी बाई डी भी लिख सकता हूं, वो भी बात सेम है। समझ रहे हो ना बात को? तो बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है यहां पर, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं बेटा। ठीक है, तो मैं एक दो क्वेश्चंस आपके सामने लेने वाला हूं यहां पर, फिर उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल, इन ए रिलेशन s इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, s is distance, t is a time, find unit oblique dimensional formula of a b and c। ठीक है, तो चलो देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरफ डिस्टेंस है ना, ठीक है, डिस्टेंस है तो एसआई के अंदर चलते हैं, अपने यूनिट निकाल रहे हैं तो एसआई के अंदर निकालेंगे। तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? सिंपल लिख दो मीटर, इधर मीटर आ गया, ठीक है। इधर कौन है? ए, इधर कौन है? बी, ये टी है ना, टी बोले तो सेकंड आ गया, प्लस सी इंटू में टी स्क्वायर मतलब सेकंड स्क्वायर आ गया। बोलो, अच्छा ये लेफ्ट हैंड साइड में अगर मीटर है तो ये भी सारे मीटर ही होना चाहिए, ये भी मीटर होना चाहिए। अच्छा मीटर में मीटर ऐड होगा, मीटर में ऐड होगा, मतलब ये सारे सारे के सारे क्या होंगे? मीटर होंगे, तभी तो मीटर के बराबर आएगा। इसका मतलब यहां से कंपैरिजन करें अगर अपन, तो ए की यूनिट क्या आई? मीटर। अच्छा बी इंटू सेकेंड पूरा मीटर होना चाहिए, ये मीटर होना चाहिए। इसका मतलब यहां से कंक्लूजन क्या निकला? बी जो है उसकी यूनिट आ जाएगी मीटर अपॉन में सेकंड, मीटर अपॉन में ये सेकंड डिवाइड में ले जाओ, ये आ गया। सी की बात करें तो देखो सी इंटू सेकेंड स्क्वायर किसके बराबर आया? मीटर के बराबर ना, ये मीटर ये मीटर ये मीटर, तभी तो मीटर मीटर ऐड होंगे, तभी तो मीटर के बराबर आएगा, बराबर मीटर। इसका मतलब सी की यूनिट क्या आएगी? मीटर, मीटर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर, एस स्क्वायर। तो देखो तीनों की यूनिट हमने लिख दी, और डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो वो भी लिख सकते हो। ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? L1, मीटर मतलब लेंथ है ना, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो, मीटर मतलब L1, नीचे सेकंड है, टाइम है, ऊपर जाएगा तो T माइनस 1। इसका बोलो मीटर मतलब L1 और T माइनस 2। तो देखो तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लिख दिए, काफी सिंपल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
in a relation P plus A by V square V minus B बराबर nRT. Here P is pressure, V is volume, right unit of A and B in SI system international. मतलब kg मीटर सेकंड जो भी है इसमें लिखनी है. तो चलो देखते हैं. सबसे पहले इसको पकड़ लो या इसको ही चलो शुरू कर देते हैं. P plus A by V square है. एक बात बताओ, ये प्रेशर है, इसकी जो यूनिट होगी सेम यूनिट इसकी होनी चाहिए. तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? प्रेशर की यूनिट आप जानते हो, मतलब P और A बाई वी स्क्वायर की यूनिट सेम होगी. तो प्रेशर की यूनिट क्या होगी? प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है. फोर्स अपॉन एरिया मतलब इसको डायरेक्टली मैं ऐसे लिख सकता हूं, P की यूनिट जो है वो A बाई वी स्क्वायर के बराबर होगी. ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं अपन. प्रेशर को लिख सकते हैं अपन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर. फोर्स अपॉन में एरिया, तो केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर. तो मीटर से मीटर कट जाएगा, नीचे मीटर आ गया एक सेकंड स्क्वायर. ठीक है क्या? तो प्रेशर की यूनिट आ गई केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये प्रेशर की यूनिट आ गई. और ये यूनिट किसके बराबर होनी चाहिए? देखो ए की यूनिट तो हमें पता करनी है, तो ए एज इट इज लिख दो. वी वॉल्यूम है बेटा, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, तो मीटर की पावर 6 हो गया. स्क्वायर है ना, वी स्क्वायर है तो मीटर की पावर 6 हो गया. अब देखो ए की यूनिट यहां से क्या आएगी? देखो ए की यूनिट देखो क्या आई, मीटर की पावर 6 है. इधर इधर मीटर, एक मीटर कट जाएगा, मीटर की पावर 5 बचा, 5 को उधर ले जाओ, मतलब केजी मीटर की पावर 5 एस स्क्वायर. ये इसकी यूनिट आ गई. और डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, वो भी लिख दो, m1 L5 T-2. ये लो आ गया. तो ये ए की यूनिट आ गई. ऐसे सिमिलरली V माइनस बी को देखो आप जरा. V माइनस बी को देखें तो भाई V माइनस बी, इससे क्या कंक्लूजन निकला? वॉल्यूम है ये, इसकी भी यूनिट वॉल्यूम के बराबर ही होनी चाहिए, तभी तो सेम ऐड होंगी. तो V और B की यूनिट क्या होंगी? सेम होंगी. यहां से कंक्लूजन क्या निकला? V की यूनिट क्या होगी भाई? मीटर क्यूब, और B की यूनिट सेम होनी चाहिए. हाँ या ना? इसका मतलब B की यूनिट आ चुकी है हमारे पास मीटर क्यूब, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो L क्यूब. बोलो समझ में आ गई बात? ऐसे करना है. अब आगे मैं एक दो प्रश्न दे रहा हूं आपको, वो आप एक बार ट्राई कर लेना घर से, सिंपल से हैं. ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है बेटा, ये आपको ट्राई करने हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. ये क्वेश्चन है, ये अभी जो मैंने पैटर्न करवाए हैं क्वेश्चंस के, उसी पर ही बेस्ड है ये. आगे ये क्वेश्चन जो है इनमें आपको चेक करना है कि ये फॉर्मूला सही है गलत है. ठीक है, ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही, उसी टाइप का है. आपको यूनिट डायमेंशन मालूम है, यूनिट्स पता है, तो आप आराम से चेक करके पता कर सकते हो बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की यूनिट सेम आ रही है, अलग अलग आ रही है. मैं चलो एक क्वेश्चन करवा दूंगा इस पर बेस्ड. ठीक है, एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए. ये क्वेश्चन है, फॉर्मूला F इक्वल्स टू रो ए वी क्यूब इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट. F फोर्स है, रो डेंसिटी है, ए एरिया है, और V स्पीड है. ठीक है, तो चलो चेक करते हैं अपन ये सही है गलत है. देखो F इज इक्वल टू रो ए वी क्यूब है ना, और कुछ दे नहीं रखा इसके बारे में. तो F तो है फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहो तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो, नहीं तो SI के अंदर जो हमने जो यूनिट्स पढ़ी हैं सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर, तो वो यूनिट्स डायरेक्ट रख सकते हो आप बराबर. चेक करते हैं. देखो रो डेंसिटी है बेटा, डेंसिटी की यूनिट मैंने लिखवाई हुई आपको, केजी पर मीटर क्यूब होता है. ए एरिया है यहाँ पर ना, एरिया, एरिया की यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर. इनटू V स्पीड है, स्पीड की होती है मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड. क्यूब है तो इसका मतलब ऊपर भी पावर 3 नीचे भी पावर 3 है ना. तो यहां से क्लियरली नजर आ रहा है m क्यूब से m क्यूब कट गया. ठीक है, राइट हैंड साइड बात करें तो केजी आ रहा है, मीटर स्क्वायर आ रहा है, अपॉन में सेकंड की पावर 3 आ रहा है. और इधर देखें तो केजी आ रहा है, मीटर आ रहा है, अपॉन सेकंड स्क्वायर आ रहा है. क्या बराबर है? क्या नहीं है ना बराबर. इसका मतलब ये क्या हो गया? गलत हो गया. देखो तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा डायमेंशनली इनकरेक्ट, फॉर्मूला इज इनकरेक्ट. क्लियर? तो ऐसे चेक करना आपको, आराम से कर सकते हो आप. ठीक है, अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं बेटा. इसी एप्लीकेशन का ही पार्ट है वैसे. देखो बेटा कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, सारे ही.
तो ये ध्यान रखना वो सारे डायमेंशनलेस होते हैं, एंड इवन अंदर वाला जो पार्ट होता है वो भी डायमेंशनलेस होता है। मैं केवल इसके लिए आपको बताऊं, जैसे देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर एक लेंथ होती है, ये लेंथ होती है मतलब एल, और हाइपोटेनस भी लेंथ होती है एल, एल से एल कट गया, इसका मतलब डायमेंशनलेस हुआ कि नहीं हुआ। उसके अलावा साइन थीटा, अंदर वाला जो एंगल है ना थीटा, ये वाला ये थीटा एंगल, एंगल की यूनिट जरूर होती है रेडियन, लेकिन वो डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क भी मीटर में रेडियस भी मीटर में, मतलब एल बाय एल कट गया तो अगेन डायमेंशनलेस। तो ये ध्यान रखना अंदर जो है ना ब्रैकेट के अंदर जो एंगल है पूरा वो भी डायमेंशनलेस है, और पूरी की पूरी क्वांटिटी भी क्या है, डायमेंशनलेस है। सिमिलरली जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है e टू दी पावर, लिख दिया आपको, e एक कांस्टेंट है 2.7 समथिंग इसकी वैल्यू होती है, जैसे 2 की पावर लिखा हुआ है या 3 की पावर लिखा हुआ है, तो पूरा का पूरा डायमेंशनलेस होता है। एंड इवन ये जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज है ना, जो पावर में जो क्वांटिटी थी, ये भी डायमेंशनलेस होती है बेटा। सिमिलरली लॉग, लॉग की अगर अपन बात करें तो पूरा का पूरा फंक्शन डायमेंशनलेस, और अंदर जो क्वांटिटी वो भी डायमेंशनलेस होती है। सिमिलरली कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, याद है ना, जैसे कॉस थीटा बराबर 1/4 है, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/4 हुआ, थीटा ही तो हुआ, और थीटा डायमेंशनलेस, इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी क्या डायमेंशनलेस, एंड इवन ये वाली क्वांटिटी भी क्या डायमेंशनलेस। तो ये ध्यान रखना मैथमेटिकली ये जो ऑपरेशन है बेटा ये डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा इधर, आपको जैसे दे रखा है बेटा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये दे दिया जाए, है ना, और आपको दिया हुआ है हियर यूनिट ऑफ y एंड t आर मीटर एंड सेकंड, ठीक है। ये डायमेंशन लिख देता हूं, चलो चलो ये वापस लिख देता हूं, यूनिट ऑफ y एंड t आर मीटर एंड सेकंड, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a कोमा ओमेगा कोमा फाइव, इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, ठीक है। करें, देखो तो अब अगर आप सॉल्व करोगे इसको y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को, तो आपको पता है कि ये जो पूरा का पूरा है ये डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस है, कुछ भी नहीं है, इसका मीनिंग ही नहीं है। इसका मतलब y और a की यूनिट सेम होगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो बराबर होंगे ना, y की यूनिट मीटर है तो a की भी यूनिट मीटर ही होगी, समझ रहे हो। तो a की जब यूनिट मीटर है तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि a का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो L1 आ गया, समझ गए, L1। अब अंदर चलते हैं, चलो इसके अंदर चलें तो अपन को ये भी पता है कि अंदर वाला जो है वो भी डायमेंशनलेस है, अंदर वाला डायमेंशनलेस है, तो मतलब ओमेगा टी प्लस फाइव जो है ना वो डायमेंशनलेस है पूरा का पूरा, बताओ इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। ये जब पूरा डायमेंशनलेस है इसका मतलब ये दोनों के दोनों इंडिविजुअली भी डायमेंशनलेस होने चाहिए, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए ना, इसकी और इसकी यूनिट सेम होनी चाहिए, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन में। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं ओमेगा टी एंड फाइव, ये दोनों ही क्या हैं, डायमेंशनलेस हैं, मतलब फाइव डायमेंशनलेस आ गया। अब ओमेगा टी की बात करें, ओमेगा टी इज अ डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस होना तो इसको सिंपल वन लिख दिया करो, क्योंकि m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 0 1 आ गया। तो फिर ओमेगा की अगर आपको डायमेंशन चाहिए तो 1 अपॉन में ये t टाइम है, टाइम नीचे आ जाएगा डिवाइड में, सेकंड आ गया ना, इसको आप लिख सकते हो सेकंड मतलब t, तो t ऊपर चला जाएगा t की पावर -1, तो इसकी डायमेंशन t की पावर -1 आ गई, और a की पावर a की आ गई l की पावर 1, और वो 5 जो है वो डायमेंशनलेस हो गया, समझ में आई बात। तो ऐसे आप डायमेंशंस फाइंड कर सकते हो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखने हैं भाई। जैसे एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं,
आई इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ये लिख दिया। हियर यूनिट ऑफ आई एंड टी आर एम्पियर एंड सेकेंड। फाइंड यूनिट ऑफ आई नॉट एंड एल बाय आर। तो देखो सिंपल सा है, देख लो। ये बताओ ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस है ना? ये पूरा डायमेंशनलेस हुआ, ये डायमेंशनलेस है तो ये भी डायमेंशनलेस होगा, तो ये पूरा पूरा डायमेंशनलेस हो जाए। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी थी, इस डायमेंशनलेस क्वांटिटी के अंदर वन जो ऐड कर रखा है वो भी डायमेंशनलेस है, तो ये पूरा पूरा डायमेंशनलेस है। इसका मतलब आई और आई नॉट की यूनिट क्या होगी? सेम होगी। आई नॉट की यूनिट एग्जैक्टली आई के बराबर होगी, और आई की यूनिट क्या है? एम्पियर है ना? तो ये आई की यूनिट आ गई एम्पियर, पहला आ गया। दूसरा देखो एल बाय आर पूछा अपन से, आओ जरा इस पे आओ। ई टू दी पावर जो क्वांटिटी दिख रही है आपको माइनस आर टी बाय एल, तो अपन को मालूम है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है, जो पावर में जो क्वांटिटी है, पूरी पूरी क्या डायमेंशनलेस है। इसका मतलब आर टी बाय एल इज डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस बोले तो 1, ठीक है। और टी जो है वो टाइम है, और एल बाय आर उधर चला जाएगा, एल उधर चला जाएगा, आर इधर आ जाएगा, तो टी एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एल बाय आर को। इसका मतलब एल बाय आर की जो यूनिट आ गई हमारे पास, सेकंड आई कि नहीं आई? बोलो आई ना, बताओ ना। तो आई नॉट की यूनिट आ गई एम्पियर, और एल बाय आर की यूनिट क्या आ गई? सेकंड आ गई। समझ गए बात को? तो इस तरीके से ये हमें ध्यान रखना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का जरूर ध्यान रखना है बेटा सलीके से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट यूज पर चलते हैं। आइए बेटा, थर्ड यूज इन द डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव करने में भी हम डायमेंशनल जो एनालिसिस है वो कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। लेकिन जब भी ये अप्रोच लगाई जाती है तो उसमें कुछ कंडीशंस हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। देखो, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज रिलेटेड विद अदर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज विच आर मल्टीप्लाइडेड और डिवाइडेड, और पावर भी हो सकती है उनके, बट नॉट एडेड और सब्ट्रैक्टेड। एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। एंड विदाउट एनी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन जो हमने पढ़े थे ना अभी, साइन कॉस टेन वाले फंक्शन नहीं होने चाहिए, ठीक है। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स वो भी नहीं होना चाहिए, इवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल भी नहीं होना चाहिए, उसके अलावा लॉग भी नहीं होना चाहिए, ई टू दी पावर एक्स वाला जो पार्ट है वो भी नहीं होना चाहिए, उस टाइप में कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए। सिंपल मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, डिवाइडेशन या कोई पावर भी हो तो भी चलेगा, तो आप डिराइव कर सकते हो, ठीक है। देन फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिराइव्ड इफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस। हाँ, इसमें एक और शर्त आ गई, वो क्या? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। अब कुछ कुछ आपको हल्का फुल्का समझ में आया होगा, इसमें एग्जाम्पल लेके अपन इसको समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं, ध्यान से देखिएगा आप। देखो, इफ force F depends on mass of particle comma velocity of particle and radius of curvature r. If force depends on mass of particle m, velocity of particle v and radius of curvature r, then write the formula for force. आपको इसके लिए फॉर्मूला लिखना फोर्स के लिए, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं इसको। ये कह रहा है फोर्स है F, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? मास पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, m पर, है ना, m पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन m के पावर कितने पता नहीं है, m स्क्वायर पर कि m क्यूब पर कि ये नहीं पता। तो हमें
पावर मालूम नहीं है तो m की पावर a लिख दिया मैंने। वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, v पर डिपेंड कर रहा है, v लिख दिया। लेकिन v की पावर नहीं पता, v की पावर b लिख दिया मैंने। r डिस्टेंस जो है, रेडियस जो है, इसका भी नहीं पता, तो r की पावर c लिख दिया मैंने। सही है। तो मास, वेलोसिटी और r इन पर डिपेंड तो कर रहा है, लेकिन इनकी पावर क्या है वो पता नहीं है। अब यहां पर कोई एडिशन नहीं आया देखो, तो नॉट एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ये आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आ गया तो नहीं कर पाएंगे अपन डिराइव। तो मल्टीप्लाई में लिखना है, पावर लिख देनी है, लिख दी और बराबर लगाया। और बराबर लगाने के बाद प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मैंने लगा दिया k। यहां पे लगाना होता है ये, ठीक है, क्योंकि ये इन पे डिपेंड कर रहा है ना, ये इन पे डिपेंड कर रहा है, तो प्रोपोर्शनल है इन पर, इनके साथ इसका रिलेशन जो है वो वेरी करेगा। तो प्रोपोर्शनल साइन लगा दिया, लेकिन प्रोपोर्शनल से हटाने के लिए मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा k, एंड k शुड बी डायमेंशनलेस बेटा, ठीक है, होना चाहिए ये k क्या है, डायमेंशनलेस है, तभी कर पाओगे आप इसको। ओके चलिए, तो अब इसको इसमें हमें फाइंड क्या करना है, ABC की, मतलब फॉर्मूला फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है ना। तो देखो बेटा कैसे फाइंड करते हैं। देखो अब फोर्स है, फोर्स का यूनिट आप जानते हो क्या होती है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो मैं यूनिट लिख देता हूं, चलो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लिख देते हैं सबसे पहले। k m क्या है, m मास है, यहां पर मास है, तो यहां पर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो इससे बढ़िया यही है कि हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दें। तो kg का क्या आ जाएगा, m1 मीटर, kg मीटर, मीटर का क्या आ जाएगा, L1 अपॉन सेकंड स्क्वायर का क्या आ जाएगा, T-2 आ गया। इधर है ये मास, m है बेटा, मास है, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल M, पावर क्या है a। यहां है वेलोसिटी, वेलोसिटी बोले तो मीटर पर सेकंड, m/s, मीटर को लिखते हैं अपन l, है ना, और s को लिखते हैं बाई t, t को ऊपर ले आओ, पावर -1 हो जाएगा। इसके पूरे की पावर क्या दे रखा है, b, तो ये v है, v की पावर b आ गया। r क्या है, रेडियस बोले तो डिस्टेंस, डिस्टेंस बोले तो l, l की पावर c आ गया, ठीक है। अब देखो m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, इधर देखते हैं चलो k, यहां देखो बेटा k, अब यहां m कहीं आ नहीं रहा, केवल एक ही जगह आ रहा है, तो m की पावर a लिख दिया। यहां देखो l आ रहा है, l की पावर b आ जाएगा ना यहां पर, और यहां l की पावर c है, तो l को सेपरेट कर दो, l की पावर b, यहां पे l की पावर c, तो b प्लस c आ गया, पावर ऐड हो गई। यहां पर देखो t की पावर -1 है, तो -1 तो b से मल्टीप्लाई करोगे -b आ जाएगा, आ गया। अब आप क्या करें, ये जो पावर्स दिख रही हैं आपको, बेस देखो ये m यहां पर m है, ये l है, ये l है, ये t है, t है, तो जो पावर्स है ना, कंपेरिजन कर लो। अब कंपेरिजन करें यहां पर तो क्लियरली नजर आ रहा है m की पावर a है, यहां पर m की पावर 1 है, तो इसका मतलब a बराबर 1 आ गया। यहां देखो -b है, t की पावर यहां -2 है, तो -b बराबर -2 आ गया, तो इसका मतलब b बराबर 2 आ गया हमारे पास। तो a और b फाइंड कर लिया हमने। अब c देख लो, ये देखो b प्लस c किसके बराबर है, 1 के बराबर है, l की पावर, तो b प्लस c इज इक्वल टू 1, और b की वैल्यू कितनी, यहां पर 2 है ना, 2 रख दो यहां पर, तो 2 रखोगे तो 2 इधर जाएगा, तो कितना जाएगा, 2 इस तरफ जाएगा, तो -1 ना, तो c की वैल्यू -1 आ गई। तो देखो a b c तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। अब ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूला के अंदर रख दो, तो f इज इक्वल टू कितना है, देखो k m की पावर a की वैल्यू कितनी है बेटा 1, v की पावर b की वैल्यू कितनी है 2, c की पावर r की पावर c की वैल्यू कितनी -1। तो देखो ये रखो वैल्यू, f बराबर कितना है, देखो k m v स्क्वायर, और r नीचे आ जाएगा, तो mv²/r बन गया ना फॉर्मूला, है ना इंटरेस्टिंग। इस तरीके से अब मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको यहां पर लिखवा रहा हूं, ठीक है, उनको क्वेश्चन लिख के दूंगा मैं यहां पर, ताकि थोड़ा समय बच जाए, इनको फटाफट एक्सप्लेन करूंगा बेटा फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पीरियड t ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ l एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, राइट फॉर्मूला फॉर t, ठीक है। तो चलो देखते हैं। टाइम पीरियड को लिखा है इसने t, किस किस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब किस किस के प्रोपोर्शनल है, लेंथ के, पावर पता नहीं है क्या है, a मान लो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब g, इसकी पावर पता नहीं है क्या, मान लो b मान लो, बन गया फॉर्मूला। t बराबर लिख दो, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा करके कांस्टेंट यूज कर लो, लिख दिया। अब देखो ये l है, लेंथ है बेटा, है ना। चलो इनको लिखते हैं अभी अपन। सबसे पहले बात आती है t की, t है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, कितना था, t1,
T1 ही है, टाइम ही तो ही है, बराबर K, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए और है भी यहाँ पर। L दे रखा आपको, लेंथ, लेंथ का पता ही अपन को L होता है, लेंथ मतलब मीटर, L, L की पावर B A, और G है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और G एक्सेलरेशन ही तो है, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब L/t²। ये लो पावर कितनी है B। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, सिंपल सा है। कितना है देखो बेटा, t की पावर 1 बराबर k, l की पावर देखो b आ जाएगा, और यहाँ पे l की पावर a है, तो इसका मतलब l की पावर a प्लस b आएगा, मतलब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। t की पावर 2 भी आएगा नीचे, इसको ऊपर लेके जाओ, t की पावर -2b आ गया। अच्छा यहाँ पर t है, यहाँ l नहीं है, तो l नहीं होने का मतलब l की पावर 0 है, m भी नहीं है तो m की पावर 0 है, तो कंपेयर कर लो। कंपेयर करें तो बेटा यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि t की पावर -2b और t की पावर 1 है, इसका मतलब -2b बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। -2b बराबर -2b बराबर 1 मतलब b बराबर कितना आ गया, माइनस का 1/2। अच्छा नेक्स्ट देखो, a प्लस बी किसके बराबर, 0 के बराबर, तो a प्लस बी बराबर 0, b की वैल्यू -1/2 यहाँ रख दो, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया, 1/2। तो a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू -1/2, और ये दोनों वैल्यू अगर आप इसमें रख देंगे, देखो इस वाले फॉर्मूला के अंदर, तो हमारे पास, या इस वाले फॉर्मूला के अंदर हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी, देखो t बराबर k, l की पावर a की वैल्यू कितनी है 1/2 अपॉन या इनटू में g की पावर b की वैल्यू कितनी, -1/2 रख दो बेटा। तो t बराबर हमारे पास कितना है देखो k, g की पावर -1/2, पावर पॉजिटिव करने के लिए नीचे लेके जाओ, तो l और नीचे g की पावर 1/2, इसकी पावर 1/2 मतलब बोले तो अंडर रूट, ये देखो फॉर्मूला आ गया, t बराबर k अंडर रूट में l/g, है ना, सिंपल सा। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़ो। स्पीड v ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन टेंशन फोर्स t एंड मास पर यूनिट लेंथ म्यू, राइट द फॉर्मूला फॉर v। ठीक है, ये कह रहा है कि जो स्पीड है ना v, वो किस किस पर डिपेंड कर रही है, टेंशन फोर्स t पर, है ना, मास पर यूनिट लेंथ म्यू पर, लेकिन इनकी पावर क्या है पता नहीं है, लिख दिया। अब यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है आपको, ये जो t है ना, ये फोर्स है, मैं यहां लिख देता हूं, t जो क्या है, टेंशन फोर्स है, और फोर्स की यूनिट पता होनी चाहिए अपन को, फोर्स है ये, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, m1 यस, l1 t-2, अरे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मतलब m मास, मीटर मतलब l लेंथ, पर सेकंड स्क्वायर मतलब t स्क्वायर, ऊपर जाएगा -t², t की पावर -2 मतलब आ गया, टेंशन फोर्स आ गया। नेक्स्ट क्या है, म्यू, म्यू को देखो क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, इसको समझना बेटा, इसमें हो सकती है आपको दिक्कत हो जाए। मास पर यूनिट लेंथ, जैसे एल लेंथ पर मास m है, तो यूनिट लेंथ पे मास कितना आएगा, m/l ना, है ना, मास पर यूनिट लेंथ मतलब m/l, l पर मास m है, यूनिट पे कितना आएगा m/l, वही है, यूनिट लेंथ पे मास हो गया m/l, मास पर यूनिट लेंथ m/l, और डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया m1l-1, समझ गए, ये डायमेंशनल फॉर्मूला लेके हमने। और v का तो स्पीड का तो पता ही है अपन को, तो ये सारी वैल्यूज यहां पे रखो, v स्पीड है, साथ ही साथ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दूंगा मैं यहां पर, तो v स्पीड है, तो स्पीड को लिखने वाला हूं l/t, l/t मतलब l/t पावर -1 बराबर, एक कांस्टेंट लिख दिया, चलो आगे, t टाइम मत लिख देना यहां पर, ये टेंशन फोर्स है, इसकी यूनिट लिखो m1 l1 t-2, पावर कितनी बेटा a। नेक्स्ट क्या, म्यू, म्यू को क्या लिखा है हमने m/l मतलब m1 l-1, पावर कितनी है b। ठीक है, अब इसमें सॉल्व कर लेते हैं अपन, चलो। तो l1 t की पावर -1 बराबर k, यहां देखो m की पावर a आएगा और m की पावर b भी आ रहा है, देखो इसमें m की पावर b आ जाएगा, इसमें m की पावर a आ जाएगा, तो m बेस सेम है, तो m की पावर कितना आ गया a प्लस b। नेक्स्ट देखो l की पावर a, l की पावर -b, l की पावर a -b आ गया, मालूम है ना, इतना बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाती है,
वैसे ही तो यहाँ पर a या माइनस बी, तो ऐड करो तो a माइनस बी आ गया। यहाँ पर t की पावर -2a, यहाँ t है ही नहीं तो सिंपल t की पावर -2a आ गया। अब यहाँ देखो m आ रहा है, l आ रहा है, t आ रहा है, लेकिन यहाँ m नहीं आ रहा, इसका मतलब m नहीं आने का मतलब m की पावर 0 है। अब आप कंपेयर कर लो बेटा, कंपेयर करोगे देखो t की पावर -2a और यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर जो सिंपल दिख रहा है उसको पहले लिख दो, -2a बराबर -1, a बराबर आ गया 1/2। चलो a तो सल्टा। नेक्स्ट देखते हैं, a माइनस बी बराबर 1 है, a माइनस बी बराबर 1 है, a की वैल्यू 1/2 है, यहाँ पर a की वैल्यू 1/2, 1/2 रख दो, 1/2 उधर जाएगा तो 1 माइनस 1/2 बचेगा, लेकिन माइनस का b है वो, तो b बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2। ये लो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट करने की जरूरत ही नहीं है, हो ही गया ये तो, ठीक है। तो ये a और b दोनों आ गए, तो ये सारे दोनों जो वैल्यू यहाँ रख दो, तो v बराबर कितना आ गया हमारे पास, k है ना, t की पावर a की वैल्यू कितनी बेटा 1/2 और म्यू की पावर -1/2। हमारे पास वैल्यू आ चुकी है v की, v इज इक्वल टू k, t की पावर 1/2 और म्यू की पावर -1/2 डिवाइड में ले जाओ, तो t बाय म्यू 1/2 अंडर रूट हो जाएगा, तो v बराबर आ गया k अंडर रूट t बाय म्यू। समझ गए? ऐसे करना है, देखो कितना सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रीक्वेंसी f ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स ऑन स्प्रिंग कांस्टेंट k एंड मास m, राइट फॉर्मूला फॉर f। राइट फॉर्मूला फॉर f, f के लिए फॉर्मूला लिखना है अपने को, ठीक है। तो चलो देखें कैसे करें। फ्रीक्वेंसी f किस पर डिपेंड कर रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट k और मास m पर। k की पावर पता नहीं है, m की पावर पता नहीं है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अपन क्या माने, यहाँ तो k लिख दिया मैंने, तो अल्फा लिख देता हूं। चलो अल्फा लिख दूं, अल्फा यहां पर कांस्टेंट है, और वो भी कैसा, डायमेंशनलेस। तो चलो आगे देखते हैं। f फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी आप जानते हो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है t-1 बराबर अल्फा, एक कांस्टेंट है, अल्फा रहने दो, k स्प्रिंग कांस्टेंट है, और स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला आप मैंने लिखवाया था यूनिट के अंदर, f बराबर kx, k बराबर था फोर्स अपॉन में एक्सटेंशन, फोर्स अपॉन में एक्सटेंशन, फोर्स का था kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सटेंशन था मीटर, कट गया था तो kg पर सेकंड स्क्वायर आया था। तो k जो स्प्रिंग कांस्टेंट उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है kg, मतलब m मास पर सेकंड स्क्वायर था, सेकंड स्क्वायर बोल दो टी स्क्वायर, टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो t की पावर -2, ये आ गया, इसकी पावर ये आ गया। आगे कौन है, मास, मास बोले तो कैपिटल M, पावर क्या है b। चलो सिंपल कर लेते हैं, t की पावर -1 बराबर अल्फा कांस्टेंट है, m की पावर यहाँ 1 है, m की पावर a और m की पावर b, कितना आ जाएगा, m की पावर a प्लस b। यहाँ क्या, t की पावर -2a, यहाँ m है क्या, नहीं है ना, m की वैल्यू 0 रख दो। तो देखो यहां से देखो जो आसान दिख रहा है, माइनस का 2a बराबर माइनस का 1 है, a बराबर कितना आ गया 1/2, और a प्लस बी बराबर 0 है। देखो a प्लस बी जो है इधर 0 के बराबर आएगा, इसका मतलब a की वैल्यू 1/2 तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/2 आ गया। ये रख दो वैल्यू यहाँ पर इसमें, तो f बराबर हमारे पास आ गया अल्फा k की पावर a की वैल्यू मतलब 1/2, m की पावर b मतलब माइनस का 1/2, f बराबर कितना आ गया बेटा अल्फा k, ये नेगेटिव पावर है, नीचे ले जाओ पॉजिटिव हो जाएगा, और 1/2 मतलब अंडर रूट k बाय m आ जाएगा। क्लियर? तो इस वे से आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, लेकिन इन फॉर्मूलाज में एक चीज आपने कॉमन देखी होगी, वो क्या थी कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था उसकी कोई डायमेंशन नहीं थी, ठीक है, और मल्टीप्लाई के अंदर थे सारे, पावर जरूर हमने फाइंड किए सब में, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन यहाँ पर कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं थोड़े से अलग से। तो फॉर्मूला डिराइव करना हो अपन को, तो वो आपको समझ में आ गया खेल सारा क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए अपन को। फिर जो भी अपन को क्वांटिटी दे रखी है, जिन जिन अदर क्वांटिटीज के साथ उसका रिलेशन है, उन क्वांटिटीज की पावर लगा दीजिए, ABCD जो भी है, और फिर डायमेंशनल फॉर्मूला लिख करके सॉल्व कर लीजिए। जैसे 3 एग्जांपल मैंने आपको बताया कैसे सॉल्व करना है, वैसे ही दूसरे क्वेश्चंस होंगे बेटा, उनमें कोई अलग से कोई ट्रिक नहीं लगेगी, ऐसे ही करना अपन को, ठीक है, और आप इजिली फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। अब ये 3 जो मैंने एग्जाम्पल ली, ये भी एक थोड़ा डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल हैं, वैसे ही उसी पर ही बेस्ड है, ठीक है। एक बार आप पढ़ें, वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a एंड फोर्स F आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। आपको मालूम है ना फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 थी,
सिस्टम इंटरनेशनल में। लेकिन ये कह रहा है कि अगर अपने फंडामेंटल क्वांटिटीज कोई दूसरी चीज को मान लें तो मान तो सकते ही हैं अपने, और फंडामेंटल क्वांटिटीज हमें मालूम होनी चाहिए कि आपस में लिंक्ड नहीं होती हैं, इंटर रिलेटेड नहीं होती हैं वो। मतलब एक फंडामेंटल क्वांटिटी से दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी डिराइव नहीं होनी चाहिए, डिराइव होगी इसका मतलब गड़बड़ है। बात समझ गए ना, मतलब गड़बड़ है, फिर वो फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं मानी जाएंगी। मतलब मैं ये कहूँ ना आपको कि आप ये कहो कि मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, मतलब चलो यूनिट में लिख देता हूँ, केजी फंडामेंटल क्वांटिटी है, मीटर फंडामेंटल क्वांटिटी है, सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी है, आपस में ये इंटर रिलेटेड नहीं है। लेकिन आपसे कोई कहे कि एक्सेलरेशन फंडामेंटल क्वांटिटी हो सकती है, नहीं हो सकती भैया, क्योंकि एक्सेलरेशन बोले तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर आ रहा है, एस आ रहा है, तो इन दोनों को मिलाकर के ए बनाया जा सकता है, इसका मतलब ए फंडामेंटल क्वांटिटी हो ही नहीं सकती। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी थी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर ये कह रहा है कि भैया वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन फंडामेंटल क्वांटिटी एंड फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो अब वो फंडामेंटल क्वांटिटी वो नहीं है, मास लेंथ वगैरह वो नहीं है फंडामेंटल क्वांटिटी। अब इसने कहा कि एक अलग सिस्टम है जिसके अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज ये हैं, और फिर आपसे पूछा है इंस्टीड ऑफ मास लेंथ एंड टाइम, देखो लिख रखा है ना, देन फाइंड द यंग्स मॉडुलस, डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस। तो ये पूछा कि यंग्स मॉडुलस की फिर मतलब जो यूनिट है वो इनकी टर्म्स में क्या होगी, समझ गए। यंग्स मॉडुलस जो है, यंग्स मॉडुलस की वैसे क्वांटिटी क्या होती है आप जानते हो, यंग्स मॉडुलस वाई होता है, और वाई की जो यूनिट है वो आप जानते हो क्या होती है, मैंने आपको लिखवा रखी है, केजी अपॉन में मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यंग्स मॉडुलस की यूनिट है, ये केजी है भाई, ये मीटर है, मतलब ये अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं तो ये मास है m1, ये मीटर लेंथ है मतलब l-1 ऊपर जाएगा, ये टाइम है t-2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है यंग्स मॉडुलस का, समझ गए। तो ये इनकी टर्म्स में मास लेंथ एंड टाइम की टर्म्स में। लेकिन अगर इनको फंडामेंटल क्वांटिटी माना जाए तब फिर यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या बनेगा वो देखना है, ठीक है। तो अब आप इधर ध्यान दीजिए, अब इसको कैसे करें ध्यान से देखना आप सब। मतलब हमें यंग्स मॉडुलस का फाइंड करना है, तो यंग्स मॉडुलस जो है ना वो इन तीनों के साथ रिलेट करना है अपन को। मतलब एफ आना चाहिए, ए आना चाहिए, वी आना चाहिए, ठीक है। और इनकी पावर क्या है, मतलब जैसे यहां देखो मास आ रहा है, लेंथ आ रहा है, टाइम आ रहा है ना, अब इनकी पावर लिखी है ना मैंने यहां पर, लिखी नहीं लिखी है, तो वैसे ही एफ आना चाहिए, ए आना चाहिए, वी आना चाहिए, लेकिन पावर नहीं पता अपन को क्या है इनकी। तो मैंने क्या किया, एफ की पावर ए लिख दिया, ए की पावर बी लिख दिया और वी की पावर सी लिख दिया, बस अब कुछ नहीं करना। अब जैसे अभी भी हमने जैसे फॉर्मूला डिराइव किया था ना, वही अप्रोच लगानी और सोल्व कर देना है। देखो खटाखट देखो, y जो है यंग्स मॉडुलस है बेटा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अपन को पता है, लिख दो यहां पर कितना है, m1 l-1 t-2 बराबर f फोर्स है, फोर्स की यूनिट हमें पता होनी चाहिए, फोर्स का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, m1 l1 t-2, यहां पावर कितनी आ गई a, फिर ये a एरिया सॉरी एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप जानते हो कितना होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट, मीटर बोले तो l और सेकंड बोले तो कैपिटल T ऊपर जाएगा t-2, और पावर क्या आ गई b। फिर है वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, लेंथ अपॉन में टाइम, तो l1 t-1, और पावर क्या आ गई c। देखो अब इसको बेटा सॉल्व कर लेना अपन को, देखो यहां पर आ गया m1 l-1 t-2 किसके बराबर है, देखो m की पावर a, यहां m है नहीं कहीं पे भी, केवल m की पावर a आ गया, l की पावर a, l की पावर b, l की पावर c, इसका मतलब l की पावर a प्लस b प्लस c आ गया। फिर देखो t की पावर -2a, t की पावर -2b, t की पावर -c, इसका मतलब t की पावर -2a -2b -c। थोड़ी मेहनत जरूर है बट गुणा भाग करोगे तो आराम से हो जाएगा। अब कंपेयर कर लो, कंपेयर करो तो यहां से a की वैल्यू तो 1 आ गई डायरेक्ट, a तो 1 आ गया, ठीक है। अब ये जो दो इक्वेशंस आपको नजर आ रही हैं, इन दोनों इक्वेशन को लिखते हैं, चलो कह रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर -1 है, देखो, और दूसरा क्या कह रहा है, देखो माइनस का 2a माइनस का 2b माइनस का c बराबर कितना है, -2, ठीक है। तो यहां से क्या करें अपन, ठीक है -2 ये -1, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, आप एक काम करो, अगर आप ऐड करोगे तो c से c कट जाएगा, यहां पर
यहां माइनस का 2a और प्लस का a, तो माइनस का a बचेगा, माइनस का a। यहां माइनस का 2b और प्लस का b, माइनस का b बचा, और यहां सी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पर माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 3 आ गया, और a की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 1 के बराबर है, तो यहां माइनस का 1 आ गया, माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस 1, माइनस 3 प्लस 1 कितना आ गया, माइनस 3 प्लस 1 कितना आया, a माइनस 1 है, माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1, माइनस 3 प्लस 1 मतलब माइनस 2, माइनस b बराबर माइनस 2, तो b बराबर कितना आ गया 2, आ गया ना b बराबर 2। अच्छा b बराबर 2 आ चुका अपने पास, ये b की वैल्यू इसमें रख दो, a की वैल्यू 1 है 1 रख दो, b की वैल्यू 2 है 2 रख दो, 2 प्लस 1 3, 3 इधर है, माइनस 1 इधर है, 3 इधर जाएगा उधर जाएगा तो माइनस का 3 एंड माइनस 1, तो c बराबर कितना आ गया माइनस का 4। तो ये सारी क्वांटिटीज आ गई हमारे पास। अब ये सारी वैल्यू यहां रख दीजिए, तो y का जो फॉर्मूला बना हमारे पास वो बना बेटा f की पावर a की वैल्यू 1, a की पावर b की वैल्यू 2, और v की पावर बेटा c मतलब माइनस का 4। ये आ गई हमारे पास यूनिट, करेक्ट। ऐसे करना है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताऊं, ध्यान से देखना। एनर्जी जो है वो E है, वेलोसिटी V है एंड टाइम T है, आर चूजन एज फंडामेंटल यूनिट्स। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन विल बी, मतलब सरफेस टेंशन जो है उसको मैं क्या लिखूं, सरफेस टेंशन को S लिख देता हूं, चलो। तो कह रहा है जो S है सरफेस टेंशन, वो किसके साथ रिलेट करना है, E के साथ, V के साथ और T के साथ, एनर्जी के साथ, वेलोसिटी के साथ और T के साथ। लेकिन पावर क्या है, A B और C मान लेते हैं। तो ये सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन की यूनिट अपन को पता होनी चाहिए, ठीक है। सरफेस टेंशन की यूनिट होती है केजी पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ जाएगा, केजी मतलब m1 पर सेकंड स्क्वायर है, तो t माइनस 2 बराबर, यहां देखते हैं चलो, E एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम होना चाहिए आपको, m1l2 t माइनस 2 केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, पावर ए। वेलोसिटी आगे, वेलोसिटी का पता होना चाहिए L1 t माइनस 1, पावर क्या है b। आगे है टाइम, टाइम को इसने t लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, टाइम की वैल्यू t है, t रहेगा, t की पावर c आ गया। अब इसमें कंपेयर करो, देखो m की पावर 1 t की पावर माइनस 2, सिंपल कर लेते हैं चलो, m की पावर यहां पर a आ गया, m यहां तो है नहीं, l की पावर यहां पर कितना है 2a, इसमें तो 2a आ गया, इसमें b आ गया b, 2a ये b, और यहां है नहीं l। t की पावर यहां पर कितना है माइनस का 2a, यहां माइनस का b और यहां पर c, लो खत्म। अब कंपेयर कर लो बेटा, कंपेयर करें तो a बराबर 1 तो डायरेक्ट सीधा दिख ही रहा है, 1 आ गया। उसके बाद देखो 2a प्लस b आ रहा है यहां पर l की पावर, लेकिन यहां l नहीं है ना, तो इसका मतलब l की पावर 0 है, तो 2a प्लस b बराबर कितना आ गया 0, और a की वैल्यू 1 है ना यहां पर, तो a की वैल्यू 1 रखो, इसमें 1 रखोगे तो 2, तो b की वैल्यू आ गई माइनस का 2, b आ गया। नेक्स्ट टर्म पे चलो, नेक्स्ट क्या लिखी इक्वेशन, माइनस का 2a माइनस का b प्लस c, यही है ना t की पावर, और t की पावर यहां से देखें तो माइनस 2 है। अब ये वैल्यू रख दो सारी, देखो a की वैल्यू 1 है ना, तो ये 1 आ गया, तो ये माइनस का 2 आ गया, ठीक है। b की वैल्यू माइनस 2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, प्लस में c बराबर माइनस 2, सही किया मैंने। a की वैल्यू 1, 1 इंटू 2 माइनस 2 माइनस 2, माइनस b है तो माइनस b की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस c, 2 से 2 कट गया, c बराबर कितना आया माइनस का 2, ये लो सारी वैल्यूज आ गई। अब ये सारी इसमें रख दो बेटा, तो सरफेस टेंशन s का जो फॉर्मूला बना वो बना e की पावर a की वैल्यू 1 है बेटा, v की पावर b की वैल्यू माइनस 2, और t की पावर है c की वैल्यू माइनस 2। ये लो जी सरफेस टेंशन का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट देखिए आप, अगेन वैसे ही क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन s, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, प्लैंक्स कांस्टेंट h आर यूज्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, लीनियर मोमेंटम को p लिख देता हूं, तो ये कह रहा है जो p है ना वो किस पर डिपेंड कर रहा है, s पर, I पर और h पर, लेकिन इनकी पावर क्या पता नहीं है, a b c मान ली मैंने। लीनियर मोमेंटम kg मीटर पर सेकंड होता है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो। अब थोड़ी सी मेहनत है बस, kg मतलब m1 मीटर पर सेकंड, L1 t माइनस 1 लिख दिया। आगे है सरफेस टेंशन s, सरफेस टेंशन का हमें पता है m1 t माइनस 2 होता है, तो ये रख दो, तो m1 t माइनस 2, पावर कितनी है a,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है kg मीटर स्क्वायर, मतलब m1l2, तो ये रख दो m1l2 पावर b, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट का क्या होता है, E बराबर hf, मैंने बताया था आपको, f बोले तो 1/t होता, तो t आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई के अंदर, t टाइम है यहाँ पर, और E जो एनर्जी है उसका हमें पता है kg मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर होता है, kg मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर एनर्जी का होता है। f का 1/t है, t टाइम जो इधर जाएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो प्लांक कांस्टेंट की जो यूनिट आएगी kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड है बेटा। तो kg मीटर स्क्वायर मतलब बोले तो m1l2 t-1, मीटर बोले तो L2 हो गया, यहां पर ये सेकंड टाइम है ऊपर जाएगा तो t-1, यहां पर c आ गया पावर। अब आप बेटा इसको कंपेयर कर लो, कंपेयर करें तो देखो m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -1, यहां देखो m की पावर a, ये तो a आ गया, यहां पर देखो m की पावर b आ जाएगा, यहां पर m की पावर c आ जाएगा, मतलब m की पावर a प्लस b प्लस c आ गया। l यहां है नहीं, यहां पे है l की पावर आ जाएगा 2b यहां से, और लेकिन यहां पर भी l की पावर 2c भी आएगा। देखो नेक्स्ट देखो टाइम को देखो, t की पावर -2a, यहां t है नहीं, यहां पे t की पावर -c, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट हो गया, थोड़ा गुणा भाग है इसके अंदर, तो चलो करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले m की पावर को देख लो, a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 1 आ गई। सेकेंड इक्वेशन क्या ले रहा है, 2b प्लस 2c l की पावर, जो कि यहां पर 1 है l की पावर, -2a - c जिसकी वैल्यू -1 के बराबर है, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें अपन को ये 3 इक्वेशंस हैं, तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो जो आपको सिंपल लग रहा है उस वे से करो। जैसे अगर अपन इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को अगर ऐड कर दें, 1 + 3 कर दें, ये 1 2 3 है, तो 1 + 3 करें, c कट जाएगा, 1 से 1 भी कट जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा, माइनस का 2a और प्लस a, तो मतलब माइनस का a बचेगा, ठीक है, और यहां बचेगा b, सही है, -a + b बचा, c कट गया, 1 से 1 कट गया, बराबर 0 आ गया, इसका मतलब a बराबर b आ गया, ठीक है, a बराबर b आ गया। चलो ये तो हमने डील कर लिया। अब जो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जो इक्वेशन है, इन इक्वेशन में रखना है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को देखो आप जरा, फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे a बराबर b, तो 2b + c बराबर 1 है, और इसमें भी ये 2b + 2c है, ये भी 1 है, ठीक है। तो 2b + c बराबर 1 और 2b + 2c भी 1 के बराबर है। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहां से 2b से 2b कट जाएगा, c - 2c मतलब ये आ जाएगा माइनस का c, है ना, और माइनस का c आ गया, और इधर आ गया 0, सही है। तो शायद मल्टीप्लिकेशन जो भी है, गुणा भाग शायद मैंने सही किया होगा, 2b से 2b कट गया, और c - 2c, तो ये माइनस का c आ जाएगा, यहाँ पर c कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 2a -a, और ये b आ गया, और ये c कैंसिल आउट हो गया, 1 - 1 0 हो गया, ठीक है। तो a - a + b बराबर 0, तो a बराबर b, और इस इक्वेशन में 2b + c बराबर 1, 2b + 2c बराबर 1, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 2b से 2b कट गया, -2c + c मतलब -c, और ये 0 आ गया, तो c बराबर 0 आ गया बेटा, ये पता लग गया। चलो c बराबर 0 आने के बाद आप किसी भी इक्वेशन में c की वैल्यू रख दीजिए। c की वैल्यू अगर मैं इसमें रखूं c बराबर 0, 2b बराबर 1, तो b बराबर आ जाएगा 1/2, ओके, और b बराबर 1/2, तो a बराबर भी कितना आएगा 1/2, क्योंकि a और b सेम है। तो फाइनली वी हैव p = देखो s की पावर a मतलब 1/2, i की पावर b बोले तो कितना है 1/2, और h की पावर क्या है 0। ये फॉर्मूला बन गया बेटा, ठीक है। तो इस वे से आपको सोल्व करना है भाई, मेहनत लग जाती कई बार, लेकिन देखो अगर आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, 4 ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, आंसर आपके सामने होगा, 4 ऑप्शन होंगे, तो इतना डील करने की जरूरत नहीं है कि आप देखो, अगर आपको थोड़ा हिंट लग रहा है ना किसी आंसर के अंदर, तो आप क्या करें, ऑप्शन को डायरेक्ट हिट करके आंसर्स फाइंड कीजिए। जैसे ये आपने कॉपी कर लिया होगा यहां पर, जैसे मैं ये चेक करके बताता हूं आपको, देखो अब ये जो है आंसर जो है ये वाला जो हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है, ये ऑप्शन में तो होगा ही ना, तो आपको चेक करना है कि ये सही है गलत है, तो आप क्या करें,
उल्टा डायमेंशन रख दें, जैसे ये आंसर अगर सही है तो डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट मतलब ये यंग्स मॉड्यूलस है, तो इसकी यूनिट क्या आई थी, यूनिट लिख दो डायरेक्टली, केजी मीटर, सॉरी केजी अपॉन मीटर सेकेंड स्क्वायर ना, ये इसकी यूनिट आएगी। फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होगी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एरिया है, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर होती है ना, तो मीटर स्क्वायर की होल पावर 2 मतलब मीटर की पावर 4। ये v है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी, वेलोसिटी थी मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड की होल पावर -4 है, तो मीटर की पावर -4, सेकंड की पावर -4। बोलो समझ बात। अब इसको सॉल्व करके देखो, तो ये m की पावर 4 और m की पावर -4 ये तो कट गया, खत्म हो गया। s की पावर 2 और s की पावर -2, तो s की पावर 2 और s की पावर -2, ये मैंने गलत लिख दिया, -4 है ना, यहां पे गड़बड़ हो गई है। F1 A2 V टू दी पावर -4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया इज मीटर स्क्वायर, तो मीटर की पावर 4, वेलोसिटी की पावर कितना आया था, -4 आया था ना, तो v की पावर -4, तो -4 मतलब मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड तो है। यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, इस रिलेशन में कुछ गड़बड़ हो गया भैया, इस रिलेशन में कुछ गड़बड़ हो गया है। हाँ बेटा सही था ये, इसमें हमने यही फाइंड किया था, मैंने ए को एरिया मान लिया था, लेकिन एरिया नहीं है, एक्सेलेरेशन है माइंड में मेरे, तो ये गलत इंटरप्रेट हो गया था। तो इसको चलो कर लेते हैं वापस। देखो यंग्स मॉडुलस का केजी मीटर पर अपॉन में मीटर और फिर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फोर्स का आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो स्क्वायरिंग करोगे तो ये मीटर स्क्वायर और ये सेकंड स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब सेकंड की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन, तो मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड की पावर 4 हो गया। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होता है, तो मीटर की पावर -4 सेकंड की पावर -4। ये अगर आप इसको चेक करोगे तो देखो s की पावर 4 s की पावर 4 कट गया, और यहां से अगर आप देखो बेटा तो देखो m की पावर 2 m की पावर 1, तो m की पावर 3 ये m की पावर -4, तो -1 बचा ना, इसका मतलब kg ये m की पावर -1 नीचे ले आओ और s स्क्वायर, तो क्या मैच नहीं हो रहा, ये मैच हो रहा है। तो अगर आपके सामने ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन से आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो बिना मेहनत किए, क्योंकि ईवीटी की टर्म्स में ही होगा आंसर। तो ईवी का टी का मतलब जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो लिख लो साइड में, और फिर मैच करवा लो कि 1 आ रहा है कि 2 आ रहा है, ऑप्शंस में ऑप्शन वाइज चेक करोगे तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फटाफट सोल्व कर सकते हो। जैसे मैं इसको भी सोल्व करके बताता हूं आपके सामने, ठीक है, बाकी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखना इधर, इसको सोल्व करके बताता हूं, अगले वाला आप खुद सोल्व करना। तो एस क्या है, एस है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, केजी अपॉन में सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। ई एनर्जी है ना, एनर्जी, एनर्जी का अपन को पता है केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर होता है, और पावर 1 है तो ये 1 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, वी, वी वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड होता है, और पावर 2 है तो -2 यहाँ पर -2। फिर टी क्या, टाइम ही है, टाइम है, सेकंड है मतलब सेकंड की पावर -2 आ गया, ठीक है ना। तो अब चेक कर लो, देखो s की पावर -2 s की पावर -2 कट गया, m की पावर 2 m की पावर -2 कट गया, kg पर सेकंड स्क्वायर kg पर सेकंड स्क्वायर मैच हो गया, देखो हुआ कि नहीं हुआ। तो ये ऑप्शन से आप मैच कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन बेटा फ्रेम हो जाते हैं, तो इसमें थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ऑप्शन से डायरेक्ट आप इसको यूज कर सकते हो। अगेन मैं कहूं आपसे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आपस में लिंक्ड नहीं होती हैं, ओके, आपस में इंटर रिलेटेड नहीं होती हैं। जैसे मैं कहूं आपको कि एक्सेलरेशन जो फंडामेंटल यूनिट मान ली मैंने, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट मैंने मान लिया एक्सेलरेशन, ठीक है, और फंडामेंटल यूनिट में मैंने एफ भी बना दिया, फोर्स भी बना दिया, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं क्या मास जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी में माना जा सकता है, मास, क्या मास को फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है। तो वो आंसर गलत नहीं,
मास फंडामेंटल क्वांटिटी में यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि वैसे भी F बराबर m में होता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फिर m बराबर F बाय a, राइट, F बाय a, समझ रहे हो बात को, m बराबर F बाय a। तो अपन ने यहां पर अगर देखा जाए तो सॉरी मैंने माना जा सकता है F बराबर ma, तो F जो है वो फंडामेंटल यूनिट है और A जो है वो भी फंडामेंटल यूनिट है। मास को जो है वो F और A से डिराइव किया जा सकता है, ठीक है, F और A से डिराइव किया जा सकता है, सही कह रहा हूं। लेकिन अगर मैं इसमें कुछ बदलाव करूं, देखो इधर एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी को अगर आपको कोई कहे कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, वेलोसिटी भी फंडामेंटल क्वांटिटी है यहां पर मान लीजिए। ठीक है, ओके, हाँ गड़बड़ कर दिया मैंने, मैं क्वेश्चन सही बता रहा था आपको, माइंड में पता नहीं क्या चल रहा है, माफी चाहता हूं मैं। वो जो पिछला क्वेश्चन जो था उसी पे ही आऊं, एक बार देखना बेटा, आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे। देखो फंडामेंटल क्वांटिटी F, फोर्स भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, एक्सेलरेशन भी फंडामेंटल क्वांटिटी, फोर्स भी फंडामेंटल क्वांटिटी। अब प्रश्न ये उठता है कि मास को फंडामेंटल क्वांटिटी माना जा सकता है क्या? प्रश्न ये है, वो है आंसर नहीं। क्यों? क्योंकि F और A से मास को बनाया जा सकता है, F और A से मास को बनाया जा सकता है, इसका मतलब मास जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। अगर मैं ये लिख दूं ना कि मास भी फंडामेंटल क्वांटिटी, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो मास जो है अगर F और A, क्योंकि F बराबर ma है तो m बराबर F बाई a आ गया, इसका मतलब m को F और A से बना सकते हो आप, ठीक है ना। m लिंक मतलब m जो है वो F और A से बनाया जा सकता है ना, इसका मतलब m फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं कंसीडर करेंगे अपन। जैसे आपसे कहे कि m को बनाना है फोर्स और एक्सेलरेशन की टर्म में, ठीक है, m मास है, यहां पर f और एक्सेलरेशन की टर्म में इसको बनाना है, इसको फॉर्म करना है, राइट। तो इसकी वैल्यू डेफिनेटली आएगी, यहां पर m की वैल्यू डेफिनेटली आएगी। अगर m अगर आप बनाओ और मान लीजिए पावर दोनों की 0-0 आ जाए, पावर अगर दोनों की 0-0 आ जाए, मतलब मैं ये कहूं आपको, अगर क्वेश्चन में ऐसा दे रखा हो ना कि जैसे एक क्वांटिटी है F जो कि फंडामेंटल है, एक्सेलरेशन भी फंडामेंटल है, तो बताइए कि मास जो है वो फंडामेंटल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, m बराबर F इंटू A लिखा और इनकी पावर लगा दी A एंड B लगा दी, फिर इसको सॉल्व करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला की तरह, सॉल्व कर दिया आपने। अगर A की वैल्यू भी 0 आती, B की वैल्यू भी 0 आ रही है अगर, तो आप m को फंडामेंटल क्वांटिटी मान सकते हो। समझ बात, m को फंडामेंटल क्वांटिटी कब मान सकते हो? अगर a की वैल्यू भी 0 है, b की वैल्यू भी 0 है, ये इंटररिलेटेड नहीं हो, तो फिर मास को फंडामेंटल क्वांटिटी माना जा सकता है। लेकिन यहां पर नहीं आएगा, यहां पर कंफर्म है f की वैल्यू 1 आएगी और a की वैल्यू जो है वो -1 आएगी, b की वैल्यू -1 आएगी, यहां पर 1 आएगी पावर, यहां पर -1 आएगी। तो इसका मतलब वो m जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर आप नहीं मानेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर कब मानेंगे? जब ये पावर क्या हो जाए, इसकी 0-0 आ जाए, उस केस में मान सकते हो आप, ठीक है। चलिए बेटा, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था डायमेंशनल एनालिसिस और इसके फायदे, इसके यूज, एप्लीकेशंस। अब कुछ पॉइंट्स है, लिमिटेशन है, डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन बेटा मैं कुछ पॉइंट्स में आपको बता रहा हूं बोर्ड पे, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, या मेथड। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैंने लिख दिया है अभी, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो बेटा। We cannot derive the formula of trigonometrical exponential log function, additive, subtractive टाइप फॉर्मूलाज अपन डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है ना, जिनमें एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल दूँ आपको, जैसे इस टाइप का, जैसे ये फंक्शन है y इक्वल्स टू a साइन, है ना, ओमेगा t प्लस फाइव। इस फंक्शन को आप डिराइव नहीं कर सकते, इस फंक्शन को आप डिराइव नहीं कर सकते बेटा। फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे i बराबर i नॉट e टू द पावर माइनस
अल्फा टी, इस फंक्शन को आप डिराइव नहीं कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ये डिराइव नहीं कर पाओगे बेटा डायमेंशनल मेथड से। हाँ, इनसे ये चेक जरूर कर सकते हो कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ऐसे जरूर चेक कर सकते हो। वैसे ई टू द पावर पूरा पूरा डायमेंशनलेस होता है, और ब्रैकेट के अंदर जो ये क्वांटिटी ये भी डायमेंशनलेस होती है। तो ये जो पॉइंट्स मैंने लिखवा रखे हैं ये आपको ध्यान से समझने हैं भैया, याद रखने हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है कैन नॉट डिराइव फॉर्मूला हैविंग डायमेंशन फुल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विदाउट इंफॉर्मेशन ऑफ कांस्टेंट। मतलब आप है ना, जैसे आपको ये फॉर्मूला दे रखा है एफ बराबर कांस्टेंट के आर वी, ये दे दिया आपको। अब आपको कोई कहे ना कि भैया इस फॉर्मूला को डिराइव करके बताओ, नहीं कर पाओगे आप, ठीक है, क्योंकि ये जो के है ना ये डायमेंशनलेस नहीं है, यहां पर ये डायमेंशनलेस नहीं है। तो आपको अगर डायमेंशनलेस अगर कांस्टेंट दे रखा है और उसकी डायमेंशन दे रखी है ना तो कर लोगे। मैं आपको कहूं कि के की जो डायमेंशन है वो गिवन है आपको, तो कर लोगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, के की पावर भी लगा दोगे फिर आप, ठीक है। लेकिन अगर आपको डायमेंशन गिवन नहीं है ना तो फिर डिराइव नहीं कर पाओगे आप। थर्ड है फॉर द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला कैन हैव डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब जैसे एनर्जी है, टॉर्क है, देखो एनर्जी और टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आप देख लेना, उनकी यूनिट सेम होती है, फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में देखोगे ना सेम होगी। तो इनकी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी तो डिफरेंट डिफरेंट है ना। एनर्जी को मैंने ई से रिप्रेजेंट कर दिया, टॉर्क को मैंने टॉ से रिप्रेजेंट कर दिया, तो फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग है। मतलब आपको कोई ये कहे ना कि एक ऐसा कोई फॉर्मूला बनाना है जिसमें मान लीजिए ए है जो कि एनर्जी पे भी डिपेंड कर रहा है, टॉर्क पे भी डिपेंड कर रहा है, तो एनर्जी की पावर ए लिख दोगे, टॉर्क की पावर भी मान लीजिए बी लिख दिया, तो फिर आप इसको डिराइव नहीं कर पाओगे क्योंकि दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। सेम है ना, तो उस केस में बेटा ये डेरिवेशन इसका पॉसिबल नहीं है। करेक्ट? करेक्ट, समझ में आ गई ना बात? इस केस में पॉसिबल नहीं क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी का भी डायमेंशन फॉर्मूला वो है, तो आप लिखोगे m1 L2 T-2 पावर a। टॉर्क का भी डायमेंशन फॉर्मूला वही है, m1 L2 T-2 पावर b। अगर आप इसको देखोगे तो ये m की पावर 2 आ गया, l की पावर 2 आ गया, सॉरी m की पावर ये 1 है ना 1, तो ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो m की पावर 2 आ गया, l की पावर 4 आ गया, t की पावर -4 आ गया, ये आ गया पावर ए है, तो m की पावर a प्लस बी, ठीक है, l की पावर 2a प्लस 2b, ठीक है, t की पावर -2a माइनस 2b, ये कंडीशन आ गई देखो। और a कुछ भी है, मान लीजिए मैं कहूं कि a की वैल्यू जो है वो सपोज m1 है, l1 है, t-1 है। अब मैं आपसे कहूं कि इसको सॉल्व करो, चलो इसको सॉल्व करोगे तो नहीं कर पाओगे। कैसे? a प्लस बी है, a प्लस बी की वैल्यू 1 है, ठीक है, 2a प्लस 2b की वैल्यू 1 है, ठीक है, और माइनस का 2a माइनस का 2b की वैल्यू -1 है। तो यहां से देखो a प्लस बी की वैल्यू 1 है, लेकिन a प्लस बी यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, 1/2 आ गया, तो a प्लस बी बराबर 1 है कि a प्लस बी बराबर 1/2 है, तो गड़बड़ हो गया ना, रॉन्ग हो गया ना ये तो मतलब ये जरूरी है, ये मस्ट है। जैसे ये इक्वेशन लिखी है मैंने यहाँ पर, तो ये मस्ट है कि जैसे a जो है वो b पर, c पर, d पर डिपेंड कर रहा है और पावर p क्यों आ रहा है, तो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला पॉसिबल इफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b, c एंड d आर डिफरेंट। इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए, तब जाकर के आप डेरिवेशन कर सकते हो। ये लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस हैं कुछ डायमेंशनल मेथड के, ठीक है ना। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं अभी आपको क्वेश्चन मार्क करवा दूंगा शीट के अंदर, वो क्वेश्चंस आपको बेटा करने हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके मॉड्यूल के, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। पेज नंबर मैंने यहाँ लिखा हुआ है 1.7, 1.9, 1.10, 1.14, 1.15। इन पे कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7, 8, 9, 10, 11, एग्जाम्पल 12, 13 और एक एक्सरसाइज दे रखी है 1 उसी पेज पे, एग्जाम्पल 1, 2, एग्जाम्पल 7। फिर उसके बाद में स्टेज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 31 कर सकते हो आप आराम से, 37, 38, 39, 40 ये क्वेश्चंस बेटा आप इजीली कर सकते हो, आपको ये करने हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक तो एरर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरर पर कुछ मेहनत करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे, फिर बाद में हम इंस्ट्रूमेंट्स पे चलेंगे एंड लास्ट में सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। तो एरर, एरर का कुछ इंट्रोडक्शन अपन लिख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा। तो व्हाट इज एरर? देखो बेटा,
एरर मीन्स द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, राइट। आपके पास ये मार्कर है, पेन है, इस पेन की एग्जैक्ट लेंथ जो है वो मान लीजिए 6.00 सेंटीमीटर है, ठीक है, 6.00 सेंटीमीटर है। लेकिन जब आपने इसको स्केल से मेजर किया तो आपने जो लेंथ मेजर की वो आई 5.89, राइट, 5.95। तो कुछ ना कुछ एरर आया यहाँ पर, कुछ ना कुछ गैप रह गया, है ना। तो उस गैप को ही अपन क्या बोलते हैं, एरर बेटा। तो एरर मीन्स डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू and measured value is called error in measurement, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है सिंपल सी। व्हाट इज एरर? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर इन मेजरमेंट, या सिंपल एरर। अब ये एरर का कारण क्या है ना, एरर क्यों जनरेट होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर की अगर अपन बात करें तो टाइप्स ऑफ एरर में बेटा पहला जो पॉइंट आता है, जो खास पॉइंट है, वो है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर मतलब, सिस्टमैटिक एरर का मतलब हमें पता होता है ये एरर आएगा, कारण पता है अपन को, कॉज पता है उसका, ठीक है। मतलब एरर का कॉज अगर आपको मालूम है ना, तो वो एरर कौन सा है, सिस्टमैटिक एरर है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे, अभी भी जैसे मैंने मार्कर का एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। अब मार्कर का हमें एग्जैक्ट लेंथ मैंने आपको कही कि 6.00 सेंटीमीटर या जो भी है, और आपने इसको मेजर किया तो आपकी लेंथ में थोड़ा सा गैप आ गया, तो वो इतना तो समझ में आ गया वो एरर है, राइट। अब सिस्टमैटिक एरर की बात करें तो आपको एरर का मालूम है कि ये एरर आना ही आना है, ये आपको पहले से ही पता है। कैसे? जैसे आपने जो स्केल लिया ना, वो स्केल मान लीजिए आगे से टूटा हुआ था, ठीक है, टूटा हुआ था, तो फिर आप अगर मेजर करोगे तो क्या आप रीडिंग एग्जैक्टली मेजर कर पाओगे क्या? नहीं ना, समझे बात को। जैसे 6.00 सेंटीमीटर इसकी एग्जैक्ट लेंथ है मान लीजिए, और आपने एक स्केल से मेजर किया और उसकी लेंथ स्केल से आ रही है 6 की बजाय मान लीजिए 8 आ रही है, 8.26 सेंटीमीटर आ रही है, सपोज आ गई इतनी लेंथ, जिसका मतलब गड़बड़ है, कितना डिफरेंस आ रहा है। फिर आपने देखा कि यार ये 8 नहीं था, ये तो भैया आगे से 2 सेंटीमीटर टूटा हुआ था ये, ठीक है, 2 सेंटीमीटर टूटा हुआ था, तो वो सरक गया आगे की तरफ, तो वहां से 8 मेजर किया आपने, तो इसका एक्चुअल में 0 था ही नहीं स्केल का, स्केल आगे से 2 सेंटीमीटर का टूटा हुआ था, ठीक है। तो वो सिस्टमैटिक एरर पता है अपन को। कई बार जैसे आप थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर कर रहे हो किसी चीज का, है ना, टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, और मान लीजिए टेम्परेचर जो है कोई किसी ऑब्जेक्ट का मेजर कर रहे हो सपोज आप, ठीक है, और अचानक मान लीजिए धूप पड़ी कमरे के अंदर, तो धूप के कारण क्या होगा, सनलाइट के कारण क्या होगा, कमरे का टेम्परेचर राइज हो जाएगा, तो उस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर जो आपको मेजर करना था, क्या वो मेजर हो पाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू पता लगा पाओगे? नहीं ना। तो उसमें पता लग गया ना अपन को, सनलाइट के कारण, जो हीट के कारण जो टेम्परेचर बढ़ गया होगा। तो कारण अगर आपको पता है तो उसको आप रिड्यूस कर सकते हो, उन एरर्स को आप हटा सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। कई बार क्या होता है, आलस आ जाता है अपन को, अपने देख रहे हैं मेजर कर रहे हैं रीडिंग को, अपने केयरलेस हो जाते हैं उसके अंदर, सही से रीडिंग नहीं कर रहे हैं अपन, रीड नहीं कर रहे हैं, है ना, डाटा को रीड नहीं कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हमारे कारण वो एक्सपेरिमेंट बिगड़ जाता है, उसके अंदर एरर आ जाता है। तो ये सारे एरर्स क्या होते हैं बेटा, सिस्टमैटिक एरर होते हैं। अगर आपको कॉज पता है तो एरर इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर, ओके। अब सिस्टमैटिक एरर में मैंने आपको कई सारे टाइप्स दे दिए हैं, तो उन टाइप्स को आप इंक्लूड कर सकते हो। बाकी बेटा अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं, इन क्वेश्चंस को प्लीज आप अच्छे से करिएगा, क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे अगर आपने अब तक का पार्ट अच्छे से पढ़ा है तो, ओके। थैंक यू बेटा।